गलियों में न रखेंगे कदम। तो उषा जी को लगा कि अगर इस गाने की जो कंपोजिशन बनाई गई है इसमें इसकी तरकीब को अगर थोड़ा सा फर्क कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तेरे मिलने को वो उषा जी को हौसला नहीं दे रहा था कि वो अपनी बात को रफ़ी साहब के सामने रख सके कि रफ़ी साहब, मैं चाहती हूँ कि इस लाइन में आप थोड़ी सी तरकीब को अलग कर लें, जुदा कर लें। रफ़ी साहब को किसी ज़रिए से पता चला कि उस गाने में उषा खन्ना जी एक ख़ास ट्रीटमेंट चाहती थी, लेकिन हमारे झिझक के वो कह नहीं पाई। जब रफ़ी साहब को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि अरे ये क्या हुआ। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। और हमेशा की तरह आज एक बार फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। आज हम बातें करेंगे एक महिला संगीतकार की। हिंदुस्तान में हमेशा से संगीत जगत पे पुरुषों का राज रहा, मर्दों का राज रहा, और मर्दों में एक से एक बढ़कर संगीतकार हमारी इंडस्ट्री में आए। लेकिन जहां तक महिला संगीतकार का सवाल है तो इंडस्ट्री में महिला संगीतकार बहुत ही कम हुई। उनमें सरस्वती देवी और जद्दन बाई के बाद जिनका नाम आता है वो है उषा खन्ना जी। 1959 में एक फिल्म बनी थी दिल दे के देखो, जिसके हीरो थे शम्मी कपूर, और उस फिल्म में पहली बार उषा खन्ना जी को मौका मिला संगीत देने का। अगर आप लोगों को याद होगा तो इस फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है वही बड़ा जबरदस्त था, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। और ये खूबसूरत नगमा रिकॉर्ड हुआ था मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी। तो 1959 से ही उषा खन्ना जी और मोहम्मद रफी साहब का एक रिश्ता हुआ, और ये रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत था, एक संगीतकार का और एक बहुत बड़े फनकार का। रफी साहब ने उषा खन्ना की संगीत में बहुत सारे नगमे गाए, और गरचे बाद में उषा खन्ना जी को बी ग्रेड की फिल्में ज्यादा मिली, लेकिन उनका काम कभी भी बी ग्रेड या सी ग्रेड नहीं रहा, बल्कि उन्होंने छोटी से छोटी फिल्म में भी अपने आला फनकारी का मुजाहरा किया, खूबसूरत संगीत दिया। अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं तो याद होगा फिल्म शबनम। ये फिल्म 1964 में आई थी और रफी साहब के गाने इसमें बड़े मकबूल हुए थे, खास तौर से जिसे महमूद साहब ने अदा किया था। ये तेरी सादगी, ये तेरा बागपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बागपन, याद है ना। और उसके बाद ही 1965 में एक और फिल्म आई थी निशान के नाम से, जिसके हीरो थे संजीव कुमार। और फिल्म निशान में एक बड़ा ही रोमांटिक, बड़ा ही खूबसूरत गाना, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा। गरचे इस गाने को आशा जी ने भी अपनी आवाज दिया था, लेकिन रफी साहब ने इस गाने में वो कमाल दिखाया था, इस गाने को सुनने के बाद ही आप उस कमाल को, उस जादू को महसूस कर पाएंगे। हाय तबस्सुम तेरा, हाय। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि उषा खन्ना जी अपनी फिल्मी सफर में आगे की तरफ बढ़ती रही, और आप लोगों को वो गाना भी याद होगा जिसे मुकेश जी ने गाया था, और वो गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। ये गाना भी बड़ा पॉपुलर हुआ था। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। और फिर उसके बाद फिल्मों की इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में एक फिल्म आई हवस। इसके हीरो थे अनिल धवन और हीरोइन थी नीतू सिंह। जी हाँ, वही नीतू सिंह जो आज के मशहूर हीरो रणवीर सिंह की मम्मी है। फिल्म में बिंदु, प्रेम चोपड़ा, प्रदीप कुमार
इस तरह के बड़े माने हुए अदाकार थे। और फिल्म में एक नगमा था, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। ये गाना तो आप लोगों को जरूर याद होगा। आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद। बल्कि उस जमाने में जितने भी दिल जले थे वो ये गाना बड़े ही जोर शोर से गाते थे। आइए आज उस गाने की एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने पेश करता हूं, जिससे पता चलेगा कि रफ़ी साहब अपने साथ काम करने वाले संगीतकारों की कितनी इज्जत करते थे और कितना प्यार करते थे। उषा खन्ना जी ने जब इस फिल्म की इस गाने की कंपोजिशन बनाई तेरी गलियों में, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग का दिन आया। रिकॉर्डिंग के दिन रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग के लिए खड़े हुए तो अचानक उषा खन्ना जी के दिमाग में एक बात आई कि उसमें एक लाइन है कि तुझसे मिलने को अब ना आएंगे सनम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम। तो उषा जी को लगा कि अगर इस गाने की जो कंपोजिशन बनाई गई है इसमें इसकी तरकीब को अगर थोड़ा सा फर्क कर दिया जाए, तुझसे मिलने को अब ना आएंगे हम सनम, इस तरह से एक लाइन थी उसमें आखिर की तरफ, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब रफ़ी साहब की शख्सियत या उनकी फनकारी या जो भी कहिए कि उनके चेहरे पे जो एक तेज रहता था, एक मुस्कुराहट, लेकिन मुस्कुराहट में भी वो एक कहना चाहिए कि जगमगाहट और एक वक़ार, वो उषा जी को हौसला नहीं दे रहा था कि वो अपनी बात को रफ़ी साहब के सामने रख सके कि रफ़ी साहब मैं चाहती हूँ कि इस लाइन में आप थोड़ी सी तरकीब को अलग कर लें, जुदा कर लें। गाना रिकॉर्ड हो गया। गाना रिकॉर्ड होने के बाद गाना बड़ा ही खूबसूरत उतरा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रफ़ी साहब को किसी जरिए से पता चला कि उस गाने में उषा खन्ना जी एक ख़ास ट्रीटमेंट चाहती थी, लेकिन हमारे झिझक के वो कह नहीं पाई। जब रफ़ी साहब को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि अरे ये क्या हुआ। ख़ास तौर से उन्होंने उषा खन्ना से मुलाकात किया और कहा कि भाई आप हमारी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बल्कि यूँ कह लीजिए कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो होता है वो एक उस्ताद होता है और हम उसके शागिर्द होते हैं। तो आपने अगर कोई कंपोजिशन बनाई थी और जिस तरह से आप चाहती थी कि मैं उस गाने को रिकॉर्ड करूं, अगर ऐसा ना हुआ तो आपको तो मुझसे कहना चाहिए था, आपने कहा क्यों नहीं। तो इन्होंने कहा कि सर वो गाना तो बहुत ही खूबसूरत हो गया और बिना कुछ कहे मेरे वो नौबत ही नहीं आई कि मैं कुछ कह पाती। आपने गाने को इतना खूबसूरती के साथ रिकॉर्ड किया कि मेरी और जुबान ही नहीं खुली। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिंगर हूँ और मेरा काम है आपकी कंपोजिशन को बिल्कुल आपके ख्यालों के मुताबिक और आपकी कंपोजिशन के मुताबिक गाना। लिहाजा अगर कहीं पर कोई कमी रह गई थी, आप चाहती थी कि इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की जाए, तो आपको लाजिम था कि आप मुझसे कहती और मैं बिल्कुल वैसा ही करता। उषा जी ने कहा मैं किस मुंह से कहती, मेरे कहे बगैर जब आपने गाने को इतनी खूबसूरती से अदा किया कि मेरे कहने की तो गुंजाइश ही खत्म हो गई। ऐसी शख्सियत जिनसे रफ़ी साहब अपनी सलाहियतों में, अपने तजुर्बे में बहुत ऊपर थे, लेकिन कितनी नम्रता के साथ, कितनी नरमी के साथ उन्होंने झुककर अपने आप को पेश किया, अपनी खिदमत पेश की और कहा कि आप मुझसे कह तो देती, मैं उसे ठीक कर लेता। ये थे हमारे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब के ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, सैकड़ों बातें हैं जिनसे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये शख्स कितना अजीम था और इनके अखलाक का क्या आलम था। बातें बहुत सारी हैं, अगर मैं शुरू करूंगा तो न जाने और क्या क्या मुझसे निकल आए, लेकिन मैं आपके सामने हमेशा अनकही और कही हुई बातों को लेकर अपने तरीके से आता हूँ। बस इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखा कीजिए, पसंद किया कीजिए, ताकि हमें हौसला मिले कि हम आपके सामने कोई नई बात लेकर आए और थोड़े वक्तों के लिए हम और आप मिलकर रफ़ी साहब को याद भी कर लिया करें, खराज अक़ीदत भी पेश कर लिया करें, बल्कि साथ ही साथ रफ़ी साहब के हवाले से वो जो बेनाम से अदाकार हैं, बेनाम से संगीतकार हैं, बेनाम से गुलकार हैं, उनको भी याद कर लिया करें।
तू मेरा मिलना तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था।